हेलो जी, हेलो जी, हेलो जी, क्या हाल चाल है? क्या हाल चाल है सभी के? वेलकम बैक, वेलकम बैक। क्या हाल चाल है सभी के? वेलकम बैक टू दी क्लास, वेलकम बैक टू दी लेक्चर। क्या हाल चाल है सभी के? क्या हाल चाल है सभी के? ओ कैसे हो सभी लोग? ओ क्या हाल है? क्या हाल है जी? बढ़िया बढ़िया। वेलकम बैक टू दी क्लास, वेलकम बैक टू दी लेक्चर। वापस से आपको दूसरे टीचर की जगह शोभित भैया दिख रहे हैं। वापस से आपको दिगराज सर की जगह शोभित भैया दिख रहे हैं। ये मैथ्स वाले टीचर सारी क्लासेस ले लेते हैं। आज ये प्रूव होता हुआ दिख रहा है आपको। मैथ्स वाले टीचर सारी क्लासेस ले लेते हैं, ये प्रूव होता हुआ आपको दिख रहा है। सैटरडे को भी हमने दो क्लासेस ले ली, मंडे को भी हमने दो क्लासेस ले ली। जैसे जैसे हमें टाइम मिलेगा वैसे वैसे हम बीच में आपकी क्लासेस लेते रहेंगे। क्या होता है ना यार, देखो मैथ्स में मेरा ऐसा मानना है, या फिर मैं थोड़ा सा इसमें अलग चीज रखता हूं कि मैं क्लास में बहुत सारे क्वेश्चंस करवाता हूं। आपने देखा भी होगा, मतलब रियल नंबर्स नामक चैप्टर जो कि बाकी लोग 4-4, 5-5 लेक्चर में करवा देते हैं, 2-2 लेक्चर में करवा देते हैं, मैंने 9 लेक्चर लिए हैं उसमें, क्योंकि मैं ज्यादा क्वेश्चंस क्लास में प्रैक्टिस करवाने में बिलीव करता हूं। सिमिलर तरीके से मतलब यही एक रीजन है जिसकी वजह से हमें क्लासेस थोड़ी ज्यादा लग जाती है। मैं रोज लड़ता हूं, रोज ये कहता हूं कि प्लीज कोई क्लास अगर कैंसिल कर रहा है तो मुझे बता देना, मैं क्लासेस ले लिया करूंगा। तो ज्यादा क्वेश्चंस करवाने होते हैं तो टाइम ज्यादा लग जाता है। अब टाइम ज्यादा लग जाता है तो इसलिए मेरे को थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्लासेस की नीड रहती है। टेंशन मत लो, छुट्टियां भी सबसे ज्यादा मैं ही दूंगा, ठीक है? जब समर वेकेशन आएंगी ना, मैं तुम्हें आज बता देता हूं, मैं तुम्हें आज ये सीक्रेट रिवील कर देता हूं। तुम अपने जूनियर से पूछ लेना, सीनियर से पूछ लेना जाके। ये बाकी के दोनों टीचर जो है ना, ये दोनों टीचर जो है ना, ये अच्छे लोग नहीं है। ये दोनों तुम्हें देंगे 1-1 हफ्ते की छुट्टी, बस देख लेना, लिख के ले लो आज। ये दोनों तुम्हें देंगे बस 1-1 हफ्ते की छुट्टी। गर्मियों की छुट्टियों की बात कर रहा हूं मैं तुम्हें मिनिमम 8 दिन की छुट्टी दूंगा। चलो 10 दिन की छुट्टियां दूंगा मैं तुम्हें आराम से, ठीक है? तो तुम आराम से कहीं घूम के भी आ सकते हो। तुम्हें कहीं पिकनिक जाना है, पापा मम्मी के साथ जाना है घूमने, या कुछ करना है, तुम्हें अच्छी खासी 8-10 दिन की छुट्टियां दूंगा मैं। ये दोनों चींदी 6 दिन की छुट्टी देंगे मुश्किल से। तो छुट्टियां भी सबसे ज्यादा मैं ही दूंगा, सवाल भी सबसे ज्यादा मैं ही करवाऊंगा, एक्स्ट्रा क्लासेस भी सबसे ज्यादा मैं ही लूंगा। इन शॉर्ट सबसे बढ़िया टीचर मैं हूं, ठीक है? मजाक कर रहा हूं यार, सभी अच्छे हैं। चलिए जी, शुरुआत करते हैं, श्री गणेश करते हैं आज के इस लेक्चर का। जल्दी से कोरा पन्ना निकाल लीजिए और कोरे पन्ने पर बड़ी बड़ी हेडिंग डाल लीजिए, एम 100/100 इन मैथ्स। जल्दी से कोरा पन्ना निकाल के बड़ी बड़ी हेडिंग डाल लीजिए और लिख लीजिए एम 100/100 इन मैथ्स। और इसी एम के साथ शुभारंभ करते हैं पॉलिनोमियल्स के लेक्चर नंबर 4 का। अभी तक की कहानी की बात करें, #ATK²। अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा? हमने सबसे बेसिक डेफिनेशन पढ़ी कि अगर कोई पॉलिनोमियल है तो उसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। पॉलिनोमियल की पहचान क्या होती है? कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर में होल नंबर हो, सारे वेरिएबल की पावर में होल नंबर हो, उस टाइप के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल कहते हैं। याद आ रहा है? ठीक है। तो छुट्टी थी तुम्हारी 1 दिन की, तो तुम शायद बहुत सारी चीजें भूल गए होगे, तुम शायद बहुत सारी चीजें दिमाग से उतर गई होंगी। तो ATK² का मतलब यही होता है अभी तक की कहानी, कि अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा। हम जल्दी से रिकैप करेंगे और फिर हम आगे की कहानी को सुनेंगे, आगे की कथा को सुनेंगे, ठीक है जी? चलिए, तो पॉलिनोमियल का मतलब वेरिएबल की पावर में होल नंबर। अब पॉलिनोमियल के हमने अलग अलग टाइप्स देखे, ठीक है? हमने देखा ऑन बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस में हमने पॉलिनोमियल्स की बाइफर्केशन करी, और ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री हमने पॉलिनोमियल्स की बाइफर्केशन करी। नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे कैसे हुई थी? अगर एक टर्म है तो मोनोमियल, अगर दो टर्म है तो बाइनोमियल, और अगर तीन टर्म है तो ट्राइनोमियल। तो इस हिसाब से हमने नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस में करा था। जितनी टर्म्स उस हिसाब से नाम। 1 टर्म मोनोमियल, 2 टर्म, याद आ रहा है ना? कुछ लिखना नहीं है, बस याद करना है, बस ऐसे दिमाग में लाना है। 3 टर्म ट्राइनोमियल, याद आ रहा है? अब आ जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री के बेसिस पे बात करें तो अगर डिग्री 1 है,
अगर डिग्री 1 है तो डिग्री वन वाले पॉलिनोमियल को कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। ग्राफ होता है इसका स्ट्रेट लाइन, बताया था हमने, याद है। फिर इसके बाद आ जाए, अगर डिग्री 2 की बात करें तो इसको कहते हैं हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और 3 डिग्री का अगर पॉलिनोमियल आ जाए तो उसे हम कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। याद आ गया, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी, याद आ गया, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़े। और क्या पढ़ा हमने इस चैप्टर में, और क्या पढ़ा, डिग्री के बारे में पढ़ा। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा, डिग्री पढ़ ली, मोनोमियल, ट्राइनोमियल, बाइनोमियल, ये पढ़ लिया। इसके बाद क्या पढ़ा था हमने, इसके बाद हमने पढ़ा था ग्राफ को देख के आप नंबर ऑफ जीरोस और वैल्यू ऑफ जीरोस बता सकते हो। याद है हमने पढ़ा था, है ना। हमने ये पढ़ा था कि अगर हमारे सामने किसी भी पॉलिनोमियल का कोई ग्राफ दे रखा है ना, हमारे सामने किसी भी पॉलिनोमियल का अगर कोई ग्राफ दे रखा है, मान लो पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है वो ये है, तो हम ग्राफ को देख के पता कर सकते हैं उसके कितने जीरोस होंगे और उस जीरो की क्या वैल्यू होगी वो भी बता सकते हैं। इसका पूरा प्रूफ हमने देखा था, एक ग्राफ ड्रॉ करा था, याद है, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ड्रॉ करना सिखाया था मैंने तुम्हें। याद करो, चीजों को जितना याद करते हैं उतना दिमाग में ज्यादा बैठती है। जितना चीजों को रिट्रीव करते हैं दिमाग में से, जितना हम रिकॉल करते हैं दिमाग में से, उतना ज्यादा वो हमारे दिमाग में बैठती है। तो याद करो, ऐसा पढ़ा था हमने, एक है ना स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनाया था। फिर मैंने कहा था जहां जहां पे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा ग्राफ, उतने नंबर ऑफ जीरोस। तो इसमें कितने जीरोस हो गए, अगर मैं नंबर ऑफ जीरोस की बात करूं तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए इसके, 3, क्योंकि एक्स एक्सिस को 3 जगह इंटरसेक्ट कर रहा है ग्राफ, एक्स एक्सिस को 3 जगह इंटरसेक्ट कर रहा है ग्राफ, कर रहा है, तो कितने हो गए, 3 जीरोस हो गए। एक्स एक्सिस को 3 जगह इंटरसेक्ट कर रहे तो 3 जीरोस हो गए इस ग्राफ के, हो गए जी, हो गए 3 जीरोस हो गए, 3। अब मैं पूछ लूं उस जीरो की क्या वैल्यू होगी, वो भी तुम बता सकते हो ना। अगर मैं तुमसे पूछ लूं कि उन जीरोस की क्या वैल्यू होगी, जो यहाँ पे x की वैल्यू होगी, मान लो ये है 2,0, ये पॉइंट है मान लो -1,0 और ये पॉइंट है मान लो -2,0, तो जो जीरो है वो क्या होगा, जो यहाँ पे x की वैल्यू है, तो -2, -1 और 2, ये तीनों जीरोस हैं। तो वैल्यू ऑफ जीरोस क्या होंगे, जीरो की क्या क्या वैल्यू होगी, एक -2 होगा, एक -1 होगा और एक 2 होगा, ये तीनों जीरोस होंगे। तो नंबर ऑफ जीरोस 3 है, और वो 3 क्या है, वो ये तीनों है। अरे समझ गए भोंदू, इतनी चीज समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ा जाए। फिर हमने कहा कि यार ये जो चैप्टर है ना, इस चैप्टर में अब आगे हम मेनली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में बात करने वाले हैं। याद आ रहा है, मैंने बोला था वैसे तो बहुत सारे हैं, पर अब आगे का जो चैप्टर है उसमें हम स्पेसिफिकली फोकस करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ऊपर। स्पेसिफिकली फोकस करेंगे किसके ऊपर, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी जो डिग्री होती है वो 2 होती है, जनरल फॉर्म होता है ax² + bx + c, ये होती है इसकी जनरल फॉर्म। अरे याद आ गया। तो हमने क्वाड्रेटिक के बारे में पढ़ा। क्वाड्रेटिक के अगर हमें रूट्स निकालने हैं तो रूट्स निकालने का एक बहुत बढ़िया मेथड है जिसे हम कहते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। याद आ रहा है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से हम ये चीज कर सकते हैं, हम इसके जीरोस निकाल सकते हैं। याद आ गया, जीरो का मतलब, जीरो अगर किसी भी पॉलिनोमियल का निकालना है, जीरो का मतलब होता है x की वो वैल्यू जहां पे पॉलिनोमियल वैनिश हो जाए, जहां पे पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। याद आ रहा है, जीरो की बात कर लें, रूट की बात कर लें, सॉल्यूशन की बात कर लें, तो मैंने आपको एक डेफिनेशन बताई थी कि जीरो का मतलब होता है x की वो वैल्यू या वेरिएबल की वो वैल्यू जिसमें पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, जिसमें पूरा का पूरा पॉलिनोमियल जो है वो जीरो हो जाए। तो जब भी किसी पॉलिनोमियल का जीरो निकालना है उसको इक्वल टू जीरो कर दो, तब जो x की वैल्यू आएगी वही आंसर। अरे याद आ रहा है, ये हमने पढ़ा था कि px को ही जीरो कर दो। अगर किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो निकालना है तो उस पॉलिनोमियल को इक्वल टू जीरो करके जो भी x की वैल्यू आएगी वही आंसर होगा। अरे याद आ रहा है, पढ़ता है तो रोज, नहीं पढ़ता है क्यों है, पढ़ता है नहीं पढ़ता है तो रोज, या खेलने में लगा रहता है? पढ़ लिया कर मेरी जान, पढ़ लिया कर। चलो, तो जिस भी पॉलिनोमियल का जीरो निकालना है उसको इक्वल टू जीरो कर दो, जो x की वैल्यू आएगी वो हमारा आंसर है।
याद आ गया, याद आ गया, याद आ गया, है ना, है ना जी? ये सब समझ में आता है तुम्हें? क्यों? ये सब समझ पाते हो तुम लोग? हैं ये सब, ये जो मैं यहाँ बता रहा हूँ, ये जो मैं यहाँ तेरे को बता रहा हूँ, समझ पाते हो तुम? हैं समझ जाते हो? सब समझ गए तुम? पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, हैं समझ गए सब तुम? हैं ग्राफ, नंबर ऑफ जीरोस, वैल्यू ऑफ जीरो, सब समझ गए? क्यों? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, आ जाता है समझ में? सही में आ जाता है तुम्हें समझ में? बड़े होशियार हो यार तुम। है मुझे तो नहीं आता समझ में, तुम्हें कैसे आ जाता है? तुम्हें कैसे आ जाता है? हैं शाणे हो गए हो? हैं शाना हो गया मेरा बच्चा। चलो आ जाओ अगला। एक चीज और मैंने आपको बताई थी, एक बहुत कुछ काम की बात बताई थी, बहुत इंपॉर्टेंट के क्यूब भी बताई थी मैंने, कि जितनी डिग्री, बताओ बताओ, याद आ रहा है किसी को? जितनी डिग्री उतने मैक्सिमम जीरोस, उतने मैक्सिमम जीरोस। याद आ रहा है? ये बताया था मैंने कि किसी पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होगी मैक्सिमम उतने जीरोस होंगे, उससे ज्यादा नहीं हो सकते, उससे कम पॉसिबल है। भाई अगर किसी की डिग्री 2 है तो उसके 2 से ज्यादा जीरो नहीं हो सकते, 2 से कम पॉसिबल है कि भाई खाली एक जीरो हो जाए, कोई भी जीरो ना मिले, ऐसा भी पॉसिबल है, पर 3 जीरो मिल जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर डिग्री 2 है तो मैक्सिमम 2 जीरोस, डिग्री 3 है मैक्सिमम 3 जीरोस, उससे कम पॉसिबल है पर उससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है। याद आ गया? ये हमने कल वाली क्लास में, मतलब कल तक की क्लास में हमने ये सारी चीजें पढ़ी थी। आ जाइए जी, आ जाइए जी, पहले ये वाला क्वेश्चन करा जाए, पहले ये वाला क्वेश्चन करा जाए। एक रेक्टेंगल पोल डल जाएगा, एक रेक्टेंगुलर एरिया है, दिमाग लगाना, दिमाग लगाना, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, शायद हो जाए तुमसे, शायद हो जाए। एक बार मैं आपको टाइम दे रहा हूं, थोड़ा सा 1 मिनट का टाइम मैं आपको दे रहा हूं, थोड़ा दिमाग लगाओ, शायद हो जाए, थोड़ा दिमाग लगाओ, शायद हो जाए। 1 मिनट का टाइम मैं आपको दे रहा हूं, दिमाग लगाओ, शायद थोड़ा हो जाए। यही हूं मैं नहीं जा रहा कहीं, नहीं जा रहा अभी बाहर, यही हूं, करो। लगाओ दिमाग, क्या आ रहा है आंसर? क्या आ रहा है? ए आ रहा है सभी का, सभी का ए आ रहा है। देखो बोला जा रहा है एक रेक्टेंगुलर फील्ड है। क्या है? रेक्टेंगुलर फील्ड है। फील्ड मतलब कोई खेत है मान लो, जिसका जो एरिया है वो रिप्रेजेंट कर रखा है बाय द पॉलिनोमियल दिस। एरिया क्या होता है भाई? ये एरिया क्या होता है? रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया जो होता है वो क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ, ये होता है एरिया। हमें एरिया क्या दिया हुआ है? हमें एरिया दिया हुआ है x² + 7x + 10। ये जो एरिया है, ये जो एरिया में दिया हुआ है, क्या मैं इस एरिया को दो चीजों के मल्टीप्लीकेशन में लिख सकता हूं? जब मैं दो चीजों के मल्टीप्लीकेशन में लिख दूंगा इसको, तो पहले वाले को L बोल देना या दूसरे वाले को ब्रेथ बोल देना, या पहले को ब्रेथ दूसरे को लेंथ, कुछ भी कर सकते हैं। मल्टीप्लीकेशन में तो ऊपर नीचे आगे पीछे हो सकता है। क्या मैं इस चीज को दो चीजों के मल्टीप्लीकेशन में लिख सकता हूं? क्या मैं, ये क्या है? ये एक क्वाड्रेटिक है। ये क्या है? ये एक क्वाड्रेटिक है। क्या इस क्वाड्रेटिक को मैं दो चीजों के मल्टीप्लीकेशन में लिख सकता हूं? लिख सकता हूं ना। जब मैं इसका रूट निकालता हूं तो दो चीजों के मल्टीप्लीकेशन में आ जाता है ना। कैसे 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 कैसे? देखो 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 देखो, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। ये जो x² + 7x + 10 है मेरी जान, इसका मैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर दूं, इस नंबर को ऐसे दो p और q में तोड़ दूं, सच दैट p और q का जो सम है वो तो वापस यही आ जाए, और p और q का जो मल्टीप्लीकेशन है वो आ जाए दिस इंटू दिस, तो 10 आ जाए। अरे क्या मैंने सही बोला? क्या मैंने सही बोला? बिल्कुल सही बोला। तो अब मेरे को बस ऐसे नंबर निकालने जिसका मल्टीप्लीकेशन 10 हो, तो 10 को तोड़ दें, 2 5 जा 10, 5 1 5, तो 2 और 5 ये दो नंबर दिख रहे हैं ना। 2 और 5
ये दो नंबर दिख रहे हैं 2 और 5। क्या यही आंसर हो सकता है? क्या 2 और 5 ऐड होके 7 मिल जाएंगे? मिल जाएंगे। क्या 2 और 5 मल्टीप्लाई होके 10 मिल जाएंगे? मिल जाएंगे। तो मैं ये जो P और Q है, ये जो P और Q है, इनको लिख सकता हूं 5x और 2x। साइन क्या होगा? जो फाइनली चाहिए उसको बड़े पे लगा दो। फाइनली प्लस है तो बड़े पे प्लस लगा दिया। अब सोचो यहां क्या लगाऊं? क्या मैं यहां माइनस लगा दूं 2 के पास? 5 - 2 तो 3 हो जाएगा, हमें तो 7 चाहिए, तो यहां प्लस लगेगा। ठीक है जी, बस यही कर दो। यहां पे x² लगा दिया, यहां पे +10 लगा दिया। पहले दो में कुछ कॉमन आ रहा है क्या? x कॉमन आ रहा है। अंदर क्या बचा? x + 5 बचा। इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है क्या? 2 कॉमन आ रहा है। अंदर क्या बचा? x + 2 5 = 10। देखो x + 5 सेम चीज बाहर निकाल ली। अंदर क्या बचा? अंदर क्या बचा? अंदर क्या बचा? x + 2 बचा। x + 2 बचा। तो मैंने मेरी जान इस पूरे को दो चीजों के मल्टीप्लीकेशन में लिख दिया। देखो क्या हो रही है वो दो चीजें? वो क्या हो रही है? दो चीजें x + 5 और x + 2। क्या हो रही है? x + 5 और x + 2। तो ये जो एरिया है, एरिया का मतलब होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। वो कुछ ऐसा हो सकता है, वो कुछ ऐसा हो सकता है, x + 5 और x + 2। तो हमसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी पॉसिबल डायमेंशन। कौन से पॉसिबल डायमेंशन हो सकते हैं? क्योंकि एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, तो ये दिस इनटू दिस करके लिख सकते हैं। तो शायद ये लेंथ और ब्रेथ होगी। तो x + 5 और x + 2, x + 5 एंड x + 2, ए ऑप्शन इज द आंसर। समझ गए? समझ गए? मैंने जिस तरीके से समझाया उस तरीके से समझे हो, या फिर क्वाड्रेटिक चैप्टर, पॉलिनोमियल चैप्टर चल रहा है तो भैया मैंने कर दिया? देखो मैं तुम्हें चीज बताता हूं। अभी क्या है, फ्लो में वो चीज चल रही है ना। मैं अभी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म तुम्हें समझा ही रहा था, उसी का क्वेश्चन आ गया तो तुमने कर दिया, है ना। तो फ्लो में तो बच्चों ने सोचा अच्छा क्वाड्रेटिक है, दो इस तरह से करते हैं आ जाएगा। बट इसका तुमने कॉन्सेप्ट समझा या नहीं समझा, जो मैंने इतनी देर से समझा? मैं भी ये कर सकता था कि खाली देखो बच्चों x + 2 कर दो, पर मैंने तुम्हें लॉजिक समझाया। लॉजिक क्या समझाया? कि एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। हम इसको दिस इनटू दिस लिख सकते हैं। थोड़ा बहुत सिमिलर हो रहा है लेंथ इनटू ब्रेथ की, है ना। तो लॉजिक समझो, है ना। क्या होता है ना, अभी तो हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका सवाल आ गया, हमने कर दिया। जब हम फाइनल एग्जाम देने जाएंगे, बोर्ड का एग्जाम जब हम लिखेंगे, तब तो हमारे दिमाग में 12 चैप्टर होंगे, 11 चैप्टर होंगे, होंगे नहीं होंगे, 14 चैप्टर होंगे। 11-12 में नहीं, 14, 10th में 14 है। तो तब हमें यह दिमाग लगाना होगा ऐसे क्वेश्चन को देख के कि ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है। तो तब हमारे दिमाग में एकदम नहीं आएगा कि क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है, तब हमें लॉजिकली समझना पड़ेगा। तो इसलिए मैं आपको लॉजिक भी समझाया। आई होप आपने लॉजिक के साथ समझा होगा, है ना। एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो ये जो एक्सप्रेशन था, इसको मैं दिस इनटू दिस करके लिख सकता हूं, ये मैंने सीखा है। इस चीज को कहते हैं मेरी जान, किसी भी एक्सप्रेशन को मल्टीप्लिकेशन में लिखना। ये मल्टीप्लिकेशन में लिखा है, दो चीजों का मल्टीप्लिकेशन, दो चीजों का प्रोडक्ट लिखा है। ध्यान सुनना, एक बहुत काम की बात बता रहा हूं। किसी भी चीज को, मैंने ये तुम्हें रियल नंबर में बताया था, किसी भी चीज को मल्टीप्लिकेशन में लिखना या प्रोडक्ट में लिखना, इस पूरे एक्सप्रेशन को दो चीजों के प्रोडक्ट में लिखा है। इस पूरे एक्सप्रेशन को दो चीजों के प्रोडक्ट में लिखा है। तो किसी भी चीज को प्रोडक्ट में लिखना, दो चीजों के, तीन चीजों के, 10 चीजों के प्रोडक्ट में लिखना, इसे ही कहते हैं फैक्टराइजेशन। समझ गए या नहीं समझे? समझ गए या नहीं समझे? इस एक्सप्रेशन को दो चीजों के प्रोडक्ट में लिखना, इसे कहते हैं हम फैक्टराइजेशन। याद आ रहा है? फैक्टराइजेशन मैंने आपको बताया था। तो ये दोनों जो हैं वो इसके फैक्टर्स हैं। क्लास 9th में पढ़ा था हमने, शायद तुम रिकॉल कर पा रहे हो, है ना। ये दोनों जो हैं ये इसके फैक्टर्स हैं। ये दोनों इस एक्सप्रेशन के फैक्टर्स हैं, क्योंकि हमने इस एक्सप्रेशन को दो प्रोडक्ट में लिख दिया, दो फैक्टर्स में लिख दिया, फैक्टराइजेशन कर दिया। ठीक है, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, बट मैं बस आपको ये बता रहा हूं आसान वाली भाषा में, बिल्कुल आसान भाषा में। मल्टीप्लिकेशन में लिख रहे हैं या प्रोडक्ट में लिख रहे हैं, मतलब फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। कोई तुमसे पूछे फैक्टराइजेशन करो, फैक्टराइजेशन का मतलब प्रोडक्ट में लिख दो, मल्टीप्लिकेशन में लिख दो। नहीं समझे? बिल्कुल 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 लेमैन भाषा में समझा रहा हूं। कोई तुम्हें कहे फैक्टराइजेशन कर दो, फैक्टराइजेशन मतलब मल्टीप्लिकेशन में लिख दो। ठीक है, ठीक है। तो इसका फैक्टराइजेशन हो गया, इसको मल्टीप्लिकेशन में लिख दिया। ठीक है,
बस लॉजिकली चीज एक समझा रहा हूँ, आगे ठीक है, नहीं आए तो कोई बात नहीं, इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन बोलता है एक पॉलिनोमियल है, बोल लगा देना इसका भी, एक पॉलिनोमियल है px जो कि इस तरह से लिखा हुआ है। हमसे ये पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स द ग्राफ ऑफ px विल इंटरसेक्ट विद द x एक्सिस। पॉजिटिव x एक्सिस पे कौन से पॉइंट्स के साथ ये इंटरसेक्ट करेगा। आप सभी के पास 1 मिनट का टाइम है, आप सभी के पास 1 मिनट का टाइम है, जल्दी से इसका आंसर मुझे बताएं। सभी के पास 1 मिनट का टाइम है, जल्दी से इसका आंसर मेरे को बताएं। हाँ जी, हो गया क्या, हो गया क्या, क्या आ रहा है आंसर, क्या आ रहा है आंसर। एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, हमसे पूछा है कौन से पॉइंट्स पे ये पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस के साथ इंटरसेक्ट करेगा। बहुत लॉजिकल चीज है, बेसिक सी चीज है जो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं भाई। जो रूट्स होते हैं वहीं तो इंटरसेक्ट करता है, जो जीरोस होते हैं वहीं तो इसके जीरोस निकालने हैं बस। इसके जीरोस कैसे निकलेंगे, -2x + 8x² - 1, किसी के भी जीरो निकालने हैं, उसको इक्वल टू 0 कर दो। मिडल टर्म स्प्लिटिंग कर दी जाए, इस नंबर को ऐसे दो p और q में तोड़ दो सच दैट p और q ऐड होके तो यही आ जाए, मतलब 8 आ जाए, और p और q मल्टीप्लाई करके क्या आ जाए, दिस इंटू दिस, -1 × -2 2 आ जाए, मल्टीप्लाई करके 2 आ जाए। बताओ जी क्या करा जाएगा, बताओ जी क्या करा जाएगा, बताओ क्या करा जाएगा। कुछ गलती कर रहा हूं मैं, कुछ तो गलती कर रहा हूं मैं, क्या गलती कर रहा हूं। अरे अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, x² वाली टर्म पहले होती है, x वाली टर्म बाद में होती है ना, है ना, समझ गए। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करो। थोड़ा उलट पुलट करके लिखा हुआ है, 8x² इधर आएगा पहले, तो 8x² पहले आ गया, -2x बाद में, -1 = 0। ये बन रही है क्वाड्रेटिक की जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म थी ना हमारी, याद आ रहा है, ax² + bx + c वाली। तो पहले x² की टर्म, फिर x की टर्म, फिर कॉमन टर्म, वो कांस्टेंट टर्म, तो इस तरह से लिख दो। अब इसके बाद अगर हम बात करें, अब इसका हम तोड़म ताड़ी कर सकते हैं। अब हम इसको p और q में तोड़ सकते हैं। तो हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको ऐड करके तो -2 आए और मल्टीप्लाई करके -1 × 8 -8 आए। तो 8 को तोड़ लो, क्या लिख दे, 4 4 2 8 हो रहा है, 4x और 2x आ रहा है, सभी का आ रहा है, 4x और 2x आ रहा है ना, है ना, है ना। जो फाइनली लाना है बड़े पे साइन, यहां क्या लगा दूं, यहां माइनस लगा दूं, -4 -2 -6 हो जाएगा। मुझे तो -2 चाहिए तो यहां प्लस लगेगा। देखो अब
-4 + 2 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, तो -2 मिल गया। -4 × 2 -8 हो जाएगा, तो प्रोडक्ट में मेरे को -8 भी मिल गया। ठीक है, बाकी सब ऐसे कैसे लिख दें, 8x² ऐसे का ऐसे ही, -1 ऐसे का ऐसे इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x भी कॉमन आ रहा है, 4 भी कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बच गया, 4 2 जा 8 और 1 x बच गया। 4x पूरा का पूरा बाहर ले लिया तो -1 बचा, प्लस इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा तो 1 आ गया, अंदर 2x - 1 इक्वल्स टू 0। समझ गए बंधु, समझ गए बंधु। तो देखो 2x - 1 2x - 1 बाहर निकाल लें तो 2x - 1 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा 4x + 1, अंदर क्या बचा 4x + 1 इक्वल्स टू 0। दो चीजों का प्रोडक्ट 0, तो या तो पहला 0 या फिर दूसरा 0। पहले से करेंगे तो x की वैल्यू 1/2, दूसरे करेंगे तो x की वैल्यू -1/4। समझ गए बंधु, समझ गए बंधु। अब हमें पता चल गया कि दो जगहों से 1/2 और -1/4 यहां से ये क्वाड्रेटिक का ग्राफ जो है पास करेगा। तो ये रफली अगर हम इस ग्राफ को बनाएं तो ये कुछ रफली ऐसा ग्राफ बनेगा। मान लो ये y एक्सिस है, मान लो ये हमारी x एक्सिस है, तो एक पॉइंट है 1/2 से पास करेगा और एक पॉइंट है -1/4, है ना, तो -1/4 यहां से पास करेगा। तो ये क्वाड्रेटिक का ग्राफ कुछ ऐसा होगा। कैसा होगा, वो कुछ ऐसा होगा। समझ गए, समझ गए भैया। आपने ये कैसे सोचा कि ये ग्राफ ऐसा ही होगा, भैया ये ऐसा भी तो हो सकता है। आपने बोला था ना पैराबोला, पर पैराबोला में तो भैया दो शेप पॉसिबल है, दो शेप पॉसिबल है, एक तो ये पॉसिबल है और एक ये पॉसिबल है। भैया आपने ये वाला क्यों बनाया, आपने ये वाला क्यों बनाया भैया, आपने ये क्यों बनाया, यही क्यों बनाया आपने, यही क्यों बनाया आपने, बताओ भैया। आपने ये वाला पैराबोला क्यों बनाया, अपवर्ड पैराबोला क्यों बनाया। देखो आंसर तो आ गया हमारा, हमसे पूछा गया था कि कौन से फॉलोइंग पॉइंट्स पे ग्राफ विल इंटरसेक्ट पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस ये 1/2 पे इंटरसेक्ट करेगा, तो ओनली 1। आंसर तो ए है, ये तो आ गया, ए ऑप्शन तो आ गया सभी का। ठीक है, अब एक चीज जो मैं आगे की पूछ रहा हूं वो ये है कि हमने ग्राफ अपवर्ड पैराबोला ही क्यों बनाया, डाउनवर्ड क्यों नहीं बनाया। इसके पीछे एक लॉजिक होता है मेरे जान, ये आपको पता होना चाहिए। वैसे तो एक 11th क्लास में बताया जाता है, बट मैं आपको बता रहा हूँ बहुत बेसिक सी चीज है, बहुत बेसिक चीज है कि अगर कोई क्वाड्रेटिक है ax² + bx + c, तो इस क्वाड्रेटिक में ये जो a होता है ना, ये जो a होता है ना, ये a इस a के साइन पे डिपेंड करता है। जो x² का कोफिशिएंट है ना a, इस a के साइन पे डिपेंड करता है। अगर a पॉजिटिव है, a अगर पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला, a अगर नेगेटिव है तो डाउनवर्ड पैराबोला। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं अपवर्ड। ये लिख लो, कुछ काम की बात करके ऊपर छत पे लिख लो, अपवर्ड पैराबोला कहते हैं इसे, और इसे कहते हैं हम डाउनवर्ड पैराबोला। ठीक है, क्लियर है। तो यहां पे हम देखा जाए तो यहां पे a जो था, ये जो a था, देखो मेरी जान, यहां पे जो a था, ये a पॉजिटिव है। अगर ये पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला बनाया जाएगा। तो इसको कुछ काम की बात करके k³ करके आप लिख सकते हो। ठीक है जी, ठीक है जी। तो अपवर्ड पैराबोला अगर a पॉजिटिव है, डाउनवर्ड पैराबोला a नेगेटिव है। तो ये क्वेश्चन तो हो गया था यहीं पे, तो क्वेश्चन यहीं पे हो गया था, है ना। ठीक है जी, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा। ये सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन तुम्हें देता रहता हूं, इसलिए क्लास लंबी हो जाती है। इसलिए हमारा देखो क्या टाइम हो गया, 7:42, वो 5:42 हो गए, 1 घंटा खत्म होने वाला है हमारा। पर कोई बात नहीं, हमने 20 मिनट देर भी शुरू करी थी क्लास, तो हम 6:20 पे खत्म करेंगे। ठीक है, वी हैव 40 मिनट्स नाउ। चलो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। बोला जा रहा है, बोला असर्शन रीजन क्वेश्चन है। ठीक है, ये तो होमवर्क कर लेना यार, ये क्या है। इस पे आ जाओ, इस पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ दीज इज द पॉलिनोमियल, एक बार पोल डाल देना। विच ऑफ दीज, पोल कोई है ही नहीं। हेलो, कोई है क्या? इसको भेजना। अनुज, पोल दिमाग लगाए, दिमाग लगाएं एक बार। पोल डलवा रहा हूं मैं, एक बार दिमाग लगाएं।
इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल है जिसका ये ग्राफ है? इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल है जिसका ये ग्राफ है? देखो हमें ग्राफ से देख के एक चीज समझ में आ रही है, ग्राफ से देख के एक चीज समझ में आ रही है कि जो जीरोज हैं वो क्या क्या हैं, दो जीरोज हैं इसके, एक जीरो है -4, मतलब ये पॉइंट है -4,0 और ये पॉइंट है 2,0, है ना। तो हमें बेसिकली बस ये पता करना है कि इन चारों में से कौन से ऐसे पॉलिनोमियल है जिसके रूट -4 और 2 है। तो अगर इसके रूट्स निकाले जाएं, देखो रूट्स का मतलब क्या हो गया, जब भी किसी पॉलिनोमियल के जीरो निकालने उसको इक्वल टू 0 कर दो। दो चीजों का प्रोडक्ट 0, तो पहला जीरो करेंगे तो 2 आएगा, दूसरा जीरो करेंगे -4 आएगा। इसके निकालें तो पहला जीरो करेंगे 4 आएगा, दूसरा करें -4 आएगा। इसके निकालें तो ये तो हाफ तो उधर जाके खत्म हो गया, इससे निकालें तो 2 आएगा, -4 आएगा। इसको भी इक्वल टू 0 करेंगे, हाफ तो खत्म हो जाएगा, 4 आएगा एक और एक -2 आएगा। हमें क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए -4 और 2। तो -4 और 2 कहां दिख रहे हैं, -4 और 2, ओ दो ऑप्शन पॉसिबल है, ए और सी, इन दोनों में से एक आंसर होगा, क्योंकि दोनों में ही हमें -4 और 2 दिख रहे हैं, -4 और 2 दोनों में ही दिख रहे हैं, -4 और 2 दोनों ही दिख रहे हैं। ए और सी आर दी पॉसिबल आंसर्स, है ना। ये तो गए, ये तो रिजेक्ट हो गए, ये तो है ही नहीं। ए या सी, ये दो पॉलिनोमियल है, इनमें से एक आंसर हो सकता है ना। कौन कौन से हैं, अगर मैं ए ऑप्शन की बात करूं तो ए ऑप्शन है x-2 x+4, ये पॉलिनोमियल है। और जो सी वाला पॉलिनोमियल है मेरी जान, जो ये सी वाला पॉलिनोमियल है, अगर इसकी बात करें तो ये जो सी वाला पॉलिनोमियल है, सी ऑप्शन कह रहा है हाफ इंटू x-2 इंटू x+4। इन दोनों में से कौन सा आंसर होगा ये हमें सोचना है, क्योंकि दोनों में ही हमें -4 और 2 0 मिल रहे हैं, ठीक है। अब देखो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, वैसे तो फिर मैं बोल रहा हूँ ये 11th का क्वेश्चन है, बट मैं तुम्हें करवा रहा हूँ जान पूछ के, क्योंकि CBSE का कुछ नहीं पता है, कभी भी कुछ भी पूछ लेता है वो, ठीक है। तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, इतना कुछ भारी कॉन्सेप्ट भी नहीं है। देखो इस ग्राफ के हमें दो पॉइंट तो पता थे, -4 0 2,0, और ये दोनों पॉइंट्स यहाँ दोनों में सेटिस्फाई हो रहे हैं, है ना। ये दोनों पॉइंट्स जो हैं इन दोनों में सेटिस्फाई हो रहे हैं, ठीक है, हो रहे हैं। एक और पॉइंट है जो हमें पता है इस ग्राफ पे, भाई ये जो दोनों एक्सप्रेशन है, ये और ये इस ग्राफ की तो एक्सप्रेशन है। तो मतलब इस ग्राफ पे जितने भी पॉइंट्स होंगे वो इसको सेटिस्फाई करेंगे। अरे मेरी बात समझे, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरी जान, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, आगे भी काम आएगी। मान लो एक लाइन है ये, और ये लाइन की इक्वेशन है 2x+4 = 0। तो इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी अनगिनत पॉइंट है, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, इस लाइन पे जितने भी अनगिनत पॉइंट हैं, वो सारे के सारे पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। दीज ऑल पॉइंट्स, क्योंकि ये सारे पॉइंट इस ग्राफ के हैं, इस लाइन के हैं, तो ये सारे के सारे इसको सेटिस्फाई करेंगे। भैया सेटिस्फाई का मतलब क्या होता है, सेटिस्फाई का मतलब कि मान लो यहां पे एक पॉइंट है, -2,0, मान लो यहां पे एक पॉइंट है -2,0, तो वो पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई मतलब जब मैं इसको इसमें पुट करूंगा, देखो x की जगह -2 पुट कर दो, +4, तो देखो 2 2 -2 -4 +4 = 0 आ गया, देखो = 0 आ गया, सेटिस्फाई हो गया। मतलब LHS में जब मैंने ये पॉइंट रखा तो RHS में सेटिस्फाई हो गया। अरे समझे मेरी बात, तो मैं ये कह रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना, ये आगे तक हमें काम आएगा, इस चैप्टर में भी काम आएगा, ये 11th का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये इसी क्लास का है, कि इस लाइन पे जितने भी पॉइंट हैं वो सारे इसको सेटिस्फाई करेंगे। सेटिस्फाई करने का मतलब कि जब ये पॉइंट इसमें रखूंगा तो LHS RHS बराबर आएगा। क्या बोला मैंने, नहीं आया समझ में, देख, सेटिस्फाई करने का मतलब होता है, सेटिस्फाई बहुत बड़ा नाम हो गया, सेटिस्फाई का मतलब होता है कि जब इस पॉइंट को मैं यहां रखूंगा तो LHS और RHS बराबर आएंगे। जब मैंने -2 रखा तो ये = 0 हो गया, बात खत्म। इतनी सी बात है। सेटिस्फाई करना मतलब उस पॉइंट को उस इक्वेशन में रख दोगे, LHS RHS इक्वल आ जाएंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो देखो मेरी जान, इस ग्राफ पे ये जो ग्राफ है, ध्यान से देखना इस ग्राफ को,
ध्यान से देखना इस पैराबोला को। इस ग्राफ के हमें इस ग्राफ के जितने भी पॉइंट हैं, इस ग्राफ के जितने भी पॉइंट हैं, इस ग्राफ के जितने भी पॉइंट हैं, जितने भी अनगिनत पॉइंट है इस ग्राफ पे, वो सारे इन दोनों में से एक को सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि इन दोनों में से एक आंसर होगा। भाई जो आंसर होगा, जो भी इक्वेशन आंसर होगी, उसको वो वाला पॉइंट सेटिस्फाई करेगा, करेगा करेगा करेगा। भाई ये दोनों पॉइंट, तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये तो दोनों को ही सेटिस्फाई कर रहे हैं। जब इसको इसमें रख रहा हूं तब भी हो रहा है, इसको इसमें रख रहा हूं तब भी हो रहा है। एक और पॉइंट हमें पता है, ये देखो, ये पॉइंट पता है किसी को क्या है? ये पॉइंट है y में -4 और x में 0, है ना? ये पॉइंट है y में -4 और x में 0। मतलब कि जब मैं इन दोनों इक्वेशन में x की जगह 0 रखूं तो y की जगह जिसमें -4 आएगा वो आंसर। इन दोनों में से जब मैं x की जगह 0 रखूं तो जो y बराबर -4 दे देगा वो आंसर। समझ गए? x की जगह यहां 0 रखेंगे तो 0 - 2 इंटू 0 + 4 कितना हो जाएगा? 4 2 8 -8। तो जब x बराबर 0 रखा तो मेरा -8 आया, तो ये आंसर नहीं है, क्योंकि x बराबर 0 रखने पे y मतलब px, मैंने बताया था ना px और y एक ही होते हैं, मैंने बताया था ना px लिख दो या y लिख दो, एक ही है, पॉलिनोमियल और y एक ही है। तो जब मैं x बराबर 0 रख रहा था तो y बराबर यहाँ पे -8 आया, ये आंसर नहीं है। अब जब यहाँ पे मैं x बराबर 0 रखूंगा, देखो x बराबर 0 रखूंगा, तो देखो 2 1 = 2, -1 × 4 कितना आ गया? -4। तो x बराबर 0 रखने पे पॉलिनोमियल की वैल्यू -4 आई। पॉलिनोमियल की वैल्यू मतलब y, तो पॉलिनोमियल की वैल्यू मतलब y, तो -4 आ गया। x बराबर 0 रखने पे y बराबर -4 आ गया। तो मतलब कि ये C ऑप्शन इज द आंसर, C ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। समझ गए? ये जो पॉइंट था, हमें ये दोनों पॉइंट तो दोनों को सेटिस्फाई कर रहे थे, पर ये वाला जो पॉइंट है, सारे पॉइंट सेटिस्फाई करने चाहिए, खाली 2 से क्या होगा? सारे सेटिस्फाई करने चाहिए। ये वाला पॉइंट सिर्फ C ऑप्शन को सेटिस्फाई कर रहा था, तो ये तीनों पॉइंट्स अब C ऑप्शन को सेटिस्फाई कर रहे थे, तो C ऑप्शन इज द आंसर। अब समझ गए। ट्रिकी नहीं है मेरी जान, ट्रिकी नहीं है, ये तुम सुन बस पहली बार रहे हो। 11th में जब तुम जाओगे तो ये कुछ भी नहीं है उसमें, है ना? ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट था 0, -4, ये इन दोनों में से सिर्फ इसको सेटिस्फाई कर रहा था, तो मतलब ये हमारा आंसर है। ठीक है, क्लियर है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, देखो वही है, जब हम क्लास में बैठे होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कुछ नहीं समझ में आ रहा। जब क्लास के बाद आप चीज़ों को रिवाइज करोगे, जब क्लास के बाद आप एक बार वापस इन सारे क्वेश्चंस को करोगे, तो आप देखोगे इतना भारी कुछ नहीं था, वो क्लास के प्रेशर की वजह से नहीं समझ में आ रहा था, आएगा समझ में। एक बार सारे क्वेश्चन वापस से अटेम्प्ट जरूर करना क्लास के बाद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट पड़ाव है इस चैप्टर का, नहीं आएगा समझ में, कल वापस रिपीट कर दूंगा, बट क्लास के बाद शर्त वही है, क्लास के बाद वापस से सवाल करोगे तभी। सारे क्वेश्चन वापस से बिना देखे एक बार सॉल्व करना, कुछ भी नहीं है ये, यूं कर दोगे। ठीक है, चलिए। तो बोला जा रहा है रिलेशनशिप बिटवीन किस किस के बीच में रिलेशनशिप? भैया एक तो यार अपनी चलती नहीं, दूसरों की पढ़नी पड़ती है। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, किन किन के बीच में? जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप पढ़नी है। किसके लिए? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। कि अगर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ध्यान से सुनना मेरी जान, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ाव है इस चैप्टर का, कि अगर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मान लो 2 रूट्स हैं, रूट्स या जीरोज हैं, कौन कौन से? एक जीरो का नाम अल्फा रख दिया, एक जीरो का नाम बीटा रख दिया। मैंने 2 जीरोज बोले, एक जीरो का नाम मैंने अल्फा रख दिया और एक जीरो का नाम मैंने बीटा रख दिया। ठीक है, नाम रख दिया बस, जैसे मेरा नाम शोभित है, तुम्हारा नाम अंश, नंदिनी, गरिमा, डॉली, मनप्रीत, शिवम, मौर्य, ओलिविया है।
यार तुम पागल हो गए थोड़े से, क्या चलता रहता है ये। तो ऐसे ही बस नाम रख दिया मैंने ना, नाम रख देता ना बच्चों का नाम, ऐसे ही हमने जीरोस का नाम रख दिया अल्फा और बीटा। ठीक है, बोला ये जाता है कि अगर इन दोनों जीरोस का सम करा जाए, अल्फा और बीटा का सम करा जाए, तो वो आता है -b/a के बराबर। किसके बराबर आता है? -b/a के बराबर। ठीक है, तो इन दोनों रूट्स का अगर सम करा जाए तो वो -b/a, ये रहा -b और ये रहा a। ठीक है, और इन दोनों रूट्स का अगर प्रोडक्ट करा जाए, अल्फा इंटू बीटा करा जाए, तो वो आता है c/a के बराबर। अरे समझ गए बोंदू, समझ गए बोंदू। तो देखो जीरोस और कोफिशिएंट्स ए बी और सी क्या है? कोफिशिएंट है। तो जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन, जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में एक रिलेशन है ये, जो हमें याद रखना है, और इतने अच्छे से याद रखना है कि आगे पूरा का पूरा चैप्टर अब इस पे डिपेंडेंट है। आगे का पूरा चैप्टर अब इसी पे डिपेंडेंट है कि सम ऑफ रूट्स जो होता है वो होता है -b/a के बराबर, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है c/a के बराबर। क्या बोला मैंने? ये लिखा हुआ है यहां पे सम ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स किसके बराबर है? माइनस ऑफ b क्या है? b है कोफिशिएंट ऑफ x, तो माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन में a क्या है? a क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है जी। अब दूसरा लिखा हुआ है यहां पे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। क्या लिखा हुआ है? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके बराबर है? c/a के बराबर। c क्या है यहां पे? c क्या है? c है कांस्टेंट टर्म, अपॉन में a क्या है? a है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, a है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो ये चीज है जो हमें याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट पड़ाव इस चैप्टर का यही है। सबसे इंपॉर्टेंट पड़ाव इस चैप्टर का यही है। ठीक है, अभी नहीं समझ में आया लिख लो, जब मैं एक दो एग्जांपल करवाऊंगा तब समझ में आ जाएगा। अभी एक दो एग्जांपल्स करवाऊंगा तब समझ में आ जाएगा। लिख लो अभी, तो बस करवाता हूं। देखो क्या बोला जा रहा है मैं बताता हूं। देखो मान लो कोई क्वाड्रेटिक है, मैं यहां पे तुम्हारे को एक एग्जांपल करवा रहा हूं। मान लो कोई क्वाड्रेटिक है -2x² + 5x + 3। इस क्वाड्रेटिक के मान लो दो रूट्स दे रखे हैं अल्फा और बीटा। क्या दे रखे हैं? इस क्वाड्रेटिक के दो रूट्स दे रखे हैं अल्फा और बीटा। मैं तुमसे कहूं सम ऑफ रूट्स लिख दो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बता दो, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दे दो। इसको ऐसे भी लिखते हैं, सम ऑफ रूट्स को सॉर करके और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को POR, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पॉर करके, सॉर पॉर करके भी लिख देते हैं। ठीक है, कैसे लिखेंगे? अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है? -b/a के बराबर। किसके बराबर? -b/a। तो माइनस ऑफ b क्या है यहां पे? b है 5, अपॉन में a क्या है? a है -2, तो यह आ गया 5/2 के बराबर। सम ऑफ रूट्स किसके बराबर आ गया? 5/2 के बराबर। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है? c/a। c क्या है यहां पे? c है 3, a क्या है यहां पे? -2, तो यह आ गया -3/2। तो पॉर जो है, प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है वो -3/2 के बराबर आ गया। ठीक है, मैं तुम्हारे पास यहाँ पे 3-4 इक्वेशंस लिख रहा हूं। मैं 3-4 इक्वेशंस यहाँ पे लिख रहा हूं तुम्हारे लिए। जल्दी से बताना सॉर पॉड लिख के दिखाओ। ठीक है, किसके लिए? 3x² - 2x + 3 = 0। ये इक्वल टू 0 क्या है? बस ऐसे लिखो। ठीक है, 3-4 पॉलिनोमियल लिख के जा रहा हूं मैं। सॉर पॉड लिखना।
इन चारों के लिए ही सौर पौर लिखो, जल्दी जल्दी। इन चारों के लिए ही सौर और पौर लिखो। ये चार हैं आपके पास। इन चारों के लिए जल्दी से सम ऑफ रूट्स, मान लो इन सभी के रूट्स अल्फा और बीटा है, तो सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिख दो। जल्दी लिखें, सौर पौर लिखें चारों के लिए, जल्दी। हो गया जी, हो गया जी, हो गया जी। लिख लिए सबके, लिख लिए। सम ऑफ रूट्स जो होता है मेरी जान, वो होता है माइनस बी बाय ए के बराबर। तो माइनस ऑफ बी क्या है, बी के पास खुद एक -2 है, अपॉन में ए क्या है 3 है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया 2/3। कितने बच्चों ने यहीं पे गलती कर दिया और इसको -2/3 कर दिया? कितने बच्चों ने यहीं पे गलती करके इसको -2/3 कर दिया? कितने बच्चों ने फॉर्मूले का माइनस लगाना भूल गए? कितने बच्चे फॉर्मूले का माइनस लगाना भूल गए? भूल गए थे। इसलिए अब मैं तुम्हें एक तरीका बताता हूं। सबसे बड़ी सिल्ली मिस्टेक बच्चों से यही होती है, सबसे बड़ी सिल्ली मिस्टेक बच्चों से यहीं पे होती है। क्या होती है सबसे बड़ी सिल्ली मिस्टेक? कि वो ये फॉर्मूले का माइनस लगाना भूल जाते हैं। तो इसको लिखने का एक सबसे आसान तरीका बताता हूं। मैं क्या करता हूं, मैं ये करता हूं कि मैं ऊपर देखता ही नहीं बी क्या है, पहले तो मैं माइनस करके ब्रैकेट बना लेता हूं। क्या बोला मैंने? जब भी मेरे को सम ऑफ रूट लिखना होता है, देखो ये तरीका बना लो, कभी सिल्ली मिस्टेक नहीं होगी। ऐसे करा करो जैसे मैं करता हूं। क्या? माइनस बी बाई लिखना है तो माइनस ऑफ ब्रैकेट, पहले ऐसे करके लिख दो, पहले लिख दो माइनस ऑफ ब्रैकेट। अब देखो बी क्या है, बी क्या है -2, तो अब -2 अपॉन में ए क्या है, ए है 3, तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस, तो 2/3।
प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात आए तो c बाय ए, c क्या है जी यहाँ पे, c है 3 अपॉन में a क्या है जी 3 बाय 3 हो गया 1। क्लियर है। इसकी बात करें तो सम ऑफ रूट्स होता है माइनस b बाय ए, तो माइनस ऑफ, देखो जब तक मैं लिख रहा हूं माइनस और ब्रैकेट में ऊपर देख ही नहीं रहा, तो ये हो गया माइनस ऑफ। अब देखता हूं b क्या है, b +2 है अपॉन में a क्या है -2 है। देखो -2 गया, ये बना गया, ये सबका सही होगा ऐसे, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है c बाय ए, c क्या है मेरी जान -3, a क्या है मेरी जान -2, तो माइनस माइनस गया तो ये आ गया 3/2। क्लियर है बंधु, क्लियर है बंधु। चलिए इसकी बात करें तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है -b बाय ए, तो माइनस ऑफ ब्रैकेट अपॉन में, तो माइनस ऑफ ब्रैकेट b क्या है +2 अपॉन में a क्या है 6, तो यहां से आंसर आ गया 2 3 6, तो -1/3 क्या आ गया -1/3। क्या सभी का -1/3 आ रहा है, क्या सभी का -1/3 आ रहा है। क्या इस वाले क्वेश्चन में सम ऑफ रूट इजी है, -b बाय ए करना था, -b बाय ए करना था, -1/3 आ रहा है सभी का, सभी का -1/3 आ रहा है, इजी था, इजी था। रैपट लगा ले एक मुंह पे, ये गलत है जिसका भी -1/3 आ रहा है, ये गलत है, लिख के जाना यस भैया मेरा, भैया मेरा मेरा मेरा। क्या ये जो क्वाड्रेटिक आपको दे रखी है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, बताओ क्या ये ax² + bx + c की फॉर्म में है। ये तो a है जिसको तुमने b बोल दिया, ये तो x² का कोफिशिएंट a होता है, x² का कोफिशिएंट a होता है जिसको तुमने b बोल के लिख दिया। बोंदू कहीं के, इसको पहले रीअरेंज करो, इस फॉर्म में लिखो, इस फॉर्म में लिखो। कैसे लिखेंगे, 2x² पहले, फिर 6x - 3, अब आया ये, अब इसको देख के लिख सकते हो ax² + bx + c, ये है, अब ये b है। क्या होता है सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स होता है -b बाय ए, तो माइनस ऑफ ब्रैकेट b क्या है 6 अपॉन में a क्या है 2, तो 2 3 6, -3 इज द आंसर, -3 इज द आंसर। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है c बाय ए, c क्या आ रहा है, c है -3 अपॉन में a क्या है 2, तो -3/2 इज द आंसर। यही होता है सिली मिस्टेक। अभी जिसका ये आंसर आया ना, जिसका -1/3 आंसर आया, इसे ही कहते हैं सिली मिस्टेक। पता है कब आती है सिली मिस्टेक, जब ओवर कॉन्फिडेंस आता है, जब ये लगता है अरे ये तो आसान है कर देंगे। कभी भी देखो, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि तुम जीवन में ये सोचो, मैं तो यहाँ पे खुद लल्लू प्रॉब्लम लिखता हूँ हर चीज को, पर लल्लू प्रॉब्लम लिखने का मतलब ये नहीं कि हम कॉन्फिडेंस को भी ओवर कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट कर दें, समझे बोंदू। कॉन्फिडेंस को कॉन्फिडेंस की तरह ही रखना है, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं ले जाना, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं ले जाना। ओवर कॉन्फिडेंस में ले जाओगे तो दिक्कत आएगी, ये ओवर कॉन्फिडेंस के नतीजे होते हैं। समझ गए, समझ गए। आ जाओ अगला, -x² - x - 1, ये सही है, ये अपनी जनरल फॉर्म में है। तो इसके लिए अगर सम ऑफ रूट्स लिखना है, सम ऑफ रूट्स होता है -b बाय ए, तो -b बाय ए क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ ब्रैकेट b है -1 a -1, तो ये हो जाएगा -1/1 -1, ये आ गया -1। ठीक है जी, -1 आंसर आ गया। आगे आ जाए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करें तो होता है c बाय ए, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट c बाय ए, c है -1 अपॉन में a भी है -1, कटिया कटिया बना गया आंसर। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। आ जाओ आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। बोला जा रहा है फाइंड द जीरोस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। हमें क्या बोल रखा है, जीरो निकालो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। सबसे पहली चीज क्या है, जीरो निकालो। तो अभी हम इतना ही करते हैं, ठीक है, अभी हम जीरो निकालते हैं, आगे का बाद में पढ़ेंगे, आगे का बाद में पढ़ेंगे, आगे का बाद में पढ़ेंगे, पहले इसके जीरो निकालते हैं। ये क्वाड्रेटिक दे रखा है, इस क्वाड्रेटिक के जीरो निकाल दो जी। GS बराबर 4s² - 4s + 1, इसके जीरोस निकाल दो। कैसे निकालेंगे जीरो, इसको ऐसे दो नंबर p और q में तोड़ो सच दैट ऐड करके तो यही आए और मल्टीप्लाई करके 4 आए। क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, हैं 4s² - 4s + 1, क्या करेंगे बताओ, कैसे कटेगा। अरे मल्टीप्लाई करके 4 लाना है ना, तो मल्टीप्लाई करके 4 लाना है, तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2,
तो 2 और 2 यही होंगे हमारे, 2s और 2s, वो दोनों जो नंबर होंगे वो क्या होंगे, 2s और 2s। फाइनली क्या लाना है, माइनस, दोनों ही सेम है तो दोनों पे माइनस लगा दिया, है ना, एक पे क्या दोनों पे लगा दो क्योंकि दोनों ही बड़े हैं, माइनस 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 4s दे देगा, -2 इंटू -2 +4 दे देगा, ठीक है, मल्टीप्लाई करके भी ये आ रहा है, बाकी सब ऐसे कैसे छोड़ दिया, +1, ठीक है, जिसके भी 0 निकालने होते हैं उसको इक्वल टू 0 कर देते हैं हम, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, s कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो अंदर बचा एक s, बाहर निकल गया तो एक s बचा, 2 2 जा 4, माइनस 2s बाहर चला गया तो 1 बच गया। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, -1 कॉमन आ रहा है ना, कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो 1 कॉमन आ रहा है, अंदर 2s, बाहर माइनस ले लिया तो अंदर का साइन चेंज, -1 इक्वल टू 0, ठीक है जी। अब देखो 2s -1 2s -1, तो 2s -1 बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा, अंदर भी 2s -1 बचा, इक्वल टू 0। दो चीजों का प्रोडक्ट 0, तो या तो पहला 0 या दूसरा 0, तो इससे आ जाएगा s की वैल्यू 1/2 और इससे आ जाएगी s की वैल्यू 1/2। तो मतलब कि ध्यान से देखना मेरी जान, अब बस इस चीज को ध्यान से देख लो फिर छुट्टी है तुम्हारी। मतलब कि ये जो पॉलिनोमियल था 4s² - 4s + 1, इस पॉलिनोमियल के जो दो जीरोज हैं वो है 1/2 और 1/2, दोनों सेम जीरोज है, 1/2 और 1/2। समझ गए? इस पॉलिनोमियल के जो दो जीरोज निकले वो निकले 1/2 और 1/2। क्लियर है इतना? ये तो समझ में आता है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके 2 0 निकाल लिए, ये तो आ गया समझ, ठीक है। आगे देखते आगे क्या लिखा है। एंड क्वेश्चन आगे बोल रहा है वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड देयर कोफिशिएंट। वेरीफाई करो, क्या वेरीफाई करो कि सम ऑफ रूट्स आ रहा है -b/a के बराबर और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ रहा है c/a के बराबर। ये वेरीफाई करके बताओ कि तुमने रूट्स तो निकाल लिए, अब वो जो फॉर्मूले पढ़े थे उसको वेरीफाई तो करो कि वो फॉर्मूले सही पढ़े हैं गलत पढ़े हैं। भाई जो हमने फॉर्मूले पढ़े हैं सम ऑफ रूट -b/a प्रोडक्ट ऑफ रूट c/a, ये फॉर्मूले सही हैं या नहीं है वो वेरीफाई करके बताओ। रूट्स तो तुमने निकाल लिए, अब वेरीफाई करके बताओ। तो कैसे वेरीफाई करेंगे, LHS RHS, अल्फा प्लस बीटा, ये एक को अल्फा बोल दो एक को बीटा बोल दो, तो 1/2 + 1/2 बराबर हो गया -b/a। तो माइनस ऑफ ब्रैकेट b क्या है -4 अपॉन में a क्या है, a है 4, तो ये आ जाएगा 4 1 जा 4 1। 1/2 + 1/2 क्या होता है, हाफ और हाफ मिलके 1, तो देखो LHS बराबर RHS हो गया वेरीफाई। तो ये तो वेरीफाई हो गया, सम वाला फॉर्मूला तो वेरीफाई हो गया, प्रोडक्ट वाले फॉर्मूले की बात करें, प्रोडक्ट वाले फॉर्मूले के अल्फा इंटू बीटा, तो हाफ इंटू हाफ बराबर आ गया c/a, c क्या है 1/a क्या है 4, तो 1/2 इंटू 1/2 2 2 जा 4, तो नीचे 4 हो गया। देखो LHS बराबर RHS, ये भी आ गया LHS RHS। वेरिफिकेशन का मतलब यही होता है कि LHS और RHS बराबर कर दो। तो पहले मैंने क्या करा, पहले मैंने रूट्स निकाल लिए, है ना, पहले मैंने क्या करा, रूट्स निकाल लिए भाई, ये करके अपने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके रूट निकाल लिया। अब जो दो रूट आए उनको यहाँ पे पुट करके वेरिफिकेशन कर लिया, लास्ट में लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, हेंस वेरीफाइड। समझ गए बंधु, इजी है। ऐसे सवाल CBSE बहुत पूछता है कि रूट निकालो और रूट निकालने के बाद ये दोनों फॉर्मूले वेरीफाई करो, बहुत पूछता है, ठीक है, बहुत पूछता है। तो मैंने आपके लिए 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट, है ना, 3 के बाद एक और 4 पार्ट, ये चारों पार्ट मैंने आपके लिए लेके आया हूं और इसको आप होमवर्क करोगे, शाम वाली क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे। होमवर्क मतलब अभी अगली क्लास में इसको हम साथ में करेंगे। ये आपको PDF अभी मिल जाएगी, ये आपको अभी PDF मिल जाएगी, ये आपको अभी PDF मिल जाएगी। ये 4 क्वेश्चन है, होमवर्क करके आना और जरूर से करके आना, वरना क्लास में मत आना, साफ बोल रहा हूं। अटेम्प्ट करने हैं, जरूरी नहीं आंसर निकले, जरूरी नहीं आंसर निकले, अटेम्प्ट करके आना, क्योंकि अगर अटेम्प्ट भी नहीं करके आओगे ना तो फिर कोई फायदा नहीं है पढ़ने का अच्छे क्वेश्चंस को। फिर मैं ये क्वेश्चंस करवाऊंगा ही नहीं, मतलब ये अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, फिर मैं ये क्वेश्चंस करवाऊंगा ही नहीं, मैं स्किप कर दूंगा इन क्वेश्चंस को, ठीक है। तो ये चारों क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आने हैं, हो जाए ठीक है, नहीं हो तो कोई बात नहीं, क्लास में हम करेंगे, ठीक है, पर अटेम्प्ट जरूर करके आना। गुड नाइट, टेक केयर, खाना खा लो आप भी, मैं भी खाना खा लेता हूँ। शाम वाली क्लास में मिलते हैं रात को 8 बजे और अपन इन क्वेश्चंस को और आगे वाले चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है जी। अभी कोई होमवर्क नहीं है, अभी सिर्फ यही है, ये चारों क्वेश्चंस कर लेना, ये PDF अभी तुम्हें मिल जाएगी। बाय बाय बाय।